हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगी कॉमर्स से रिलेटेड सारी वीडियो, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th कॉमर्स, क्लास 12th बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। जब हम अकाउंटिंग्स लेते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कुछ अकाउंटिंग टर्म्स से, क्योंकि स्टार्टिंग होती है हमारी, हम इन अकाउंटिंग टर्म से अनअवेयर रहते हैं। तो आज हम इसी वीडियो में आपसे बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। और ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बताने वाला हूँ, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हैं। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। तो स्टूडेंट्स, मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है बैलेंस शीट पार्ट, दूसरा है पी एंड एल पार्ट। तो बैलेंस शीट पार्ट और पी एंड एल पार्ट में जो जो ट्रांजैक्शन आती हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मैं सारा एक एक करके आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। आपके सारे डाउट, सारे जो टर्म्स हैं वो आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो बेसिक हमारा अकाउंटिंग टर्म्स आता है वो है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी बिजनेस एंटिटी क्या है? बिजनेस एंटिटी आप सिंपल समझिए, बिजनेस एंटिटी जैसे कंपनी है, एलएलपी है, फर्म है, ट्रस्ट है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये बिजनेस एंटिटी हो गई। और बिजनेस एंटिटी का अगर हम डेफिनेशन से समझे तो ये है, बिजनेस एंटिटी जो है वो सेपरेट मानी जाती है उसके ओनर से, उसके क्रेडिटर से और अदर बिजनेस से। दो बिजनेसेस हैं तो दोनों सेपरेट बिजनेस एंटिटी मानी जाएंगी। जैसे एक एक पर्सन है, उसकी किराना की दुकान है और दूसरा उसका ऑटो पार्ट्स की दुकान है, तो हम ये नहीं कह सकते वो एक है। दोनों बिजनेस एंटिटीज उसकी अलग हैं और वो ओनर है वो भी अलग है। जैसे पार्टनर है, पार्टनर पार्टनर अलग है और पार्टनरशिप फर्म अलग है, तो हम उन्हें एक नहीं मान सकते। तो उसके बाद हमारा दूसरा जो आता है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? Business transaction is an economic activity or performance of act or arrangement that is capable of changing financial position of entity। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो दो बिजनेसेस में हो रही है, जिससे वो वो ट्रांजैक्शन जो है दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज कर रही है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि आपका अगर बिजनेस है किसी चीज़ का, सपोज आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हो, किसी आप मैन्युफैक्चर करते हो कोका कोला, तो आप कोका कोला सेल कर रहे हो, कोई रिटेलर है वो परचेज कर रहा है, तो आपके पास से कोका कोला जा रही है और दूसरे के पास से मनी आ रहा है आपके पास, तो दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन पे इम्पैक्ट हो रहा है और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है एक, तो हम इसे बिजनेस ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। और दूसरे इसमें आता है इफ नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी नॉट रिगार्डेड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर वो इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है, अगर उस एक्सचेंज में सेल्स ऑफ गुड्स हो रहा है, सेल्स ऑफ सर्विस हो रही है, उसमें अगर मनी इंक्लूड नहीं है तो आपकी वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने अपने फ्रेंड्स को पैसे दिए उधार पे, उसके बाद उसमें कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, वो इन रिटर्न आपको मनी का एक्सचेंज कुछ नहीं हो रहा है, कुछ रिटर्न नहीं देगा वो आपको, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी। या हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी अगर आपस में बार्टर सिस्टम चल रहा है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। जैसे आपने किसी अपने फ्रेंड से कहा ये मेरे पास से गेहूं ले लो, मुझे चावल दे दो, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जो आता है हमारा, इसमें हम ये देखेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कौन कौन सी टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकती हैं? तो देखिए, मैंने इसे कैटेगराइज कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूनिट और ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर हम देखें तो इसमें दो ट्रांजैक्शन होती हैं, एक है इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। अब एक एक करके बात करते हैं। इंटरनल ट्रांजैक्शंस में जो पहला आता है, एक है इंटरनल ट्रांजैक्शन को आप ऐसे देख सकते हैं, इंटरनली जो आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है। जैसे आप आप पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो क्या वो उसमें मनी का एक्सचेंज हो रहा है? नहीं, इंटरनली है, तो वो आपका इंटरनल ट्रांजैक्शन मानेंगे। और दूसरा है एक्सटर्नल ट्रांसफर एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन तो नॉर्मली है, सेल्स या परचेज कर रहे हो आप गुड्स, से एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हम कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। अब पेमेंट, अब जो हम बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है
देखिए, हम बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन को 2 तरीके से हम अपना बिज़नेस करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम कैश में ही कर रहे हैं। कुछ होता है कि हम गुड्स बेचते हैं कि 5 महीने के उधार पे, 3 महीने के उधार पे, 1 महीने के उधार पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। तो हम बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन को पेमेंट के बेसिस पे भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपने देख लिया, जो हमारी बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन है, इंटरनली ट्रांज़ैक्शन हो गई, एक्सटर्नल ट्रांज़ैक्शन हो गई, ये ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। और पेमेंट के बेसिस पे एक कैश ट्रांज़ैक्शन होती है, जिसमें सेल और परचेज़ गुड्स ऑन कैश बेसिस होता है। और दूसरा क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन है, जिसमें हम क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं अपना। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारी जो दूसरी अकाउंटिंग टर्म्स आती है वो है कैपिटल। अब कैपिटल जो है वो बिजनेस में सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये कैपिटल होती क्या है? चलिए इसका पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, कैपिटल क्या होती है। The amount in a shape of money invested by the proprietor in the business enterprises is known as capital। इसका मतलब समझिए आप, अगर कोई भी पर्सन न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें कुछ पैसा लगाता है, उसी पैसे को आप बोल सकते हैं कि वो उसकी कैपिटल है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, अगर 4 पार्टनर या 2 पार्टनर या 3 पार्टनर मिलके कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो अपना कुछ शेयर देते हैं, कुछ हिस्सा देते हैं, तो वही उनकी कैपिटल मानी जाती है। वही बिजनेस में कैपिटल, उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। तो आप मैं मानता हूँ कि आप समझ गए होंगे कैपिटल। मैं और अच्छे तरीके से आपको बता देता हूँ। कंपनी के केस में ये होता है, जैसे कोई कंपनी बनती है, तो जो उसके शेयर होल्डर हैं, वो उसके शेयर खरीदते हैं। तो शेयर खरीदते हैं, तो वो शेयर के बदले में कुछ पैसा देते हैं। तो वो उतनी कैपिटल, वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें कैपिटल आती है, तो उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। वो जब कैपिटल आती है, तो उस कैपिटल को सपोज़ एक प्रोप्राइटर है, आप हैं, आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपने उसमें कैपिटल अपना पैसा कुछ इकट्ठा किया पहले, वो आपकी कैपिटल हो गई। अब उस कैपिटल को आप इन्वेस्ट करोगे कैसे? मतलब कि आप कुछ खरीदोगे, तभी तो आप आगे बिज़नेस स्टार्ट कर पाओगे ना। तो अब जब इन्वेस्टमेंट करते हो आप कैपिटल की, तो वो दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होगी। एक, सपोज़ आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उस बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कुछ मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपकी वो फ़िक्स्ड कैपिटल हो गई। आपने कैपिटल को फ़िक्स्ड चीज़ों में इन्वेस्ट किया है। आपने मशीनरी खरीदी, आपने लैंड खरीदा, आपने बिल्डिंग खरीदी, ये आपकी फ़िक्स कैपिटल हो गई। उसके बाद में अब उसी कैपिटल को, उसके लिए आपको उम, गुड्स भी खरीदने पड़ेंगे। आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको गुड्स भी खरीदने पड़ेंगे ना, तो वो आपकी वर्किंग कैपिटल मानी जाएगी। मतलब आपने अपने कैपिटल को वर्किंग डे टू डे बेसिस के लिए आपने इन्वेस्ट किया है। आपने बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, वो भी आपका वर्किंग कैपिटल माना जाएगा। समझ गए? तो ये हमारा पूरा कैपिटल है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर है। जो हमारा एक कैपिटल होता है, कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसे फिर इन्वेस्ट करते हैं फिक्स एसेट परचेज़ करने में, वर्किंग कैपिटल परचेज़ करने में। तो हम कैपिटल को एक दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं। कैपिटल का अगर देखा जाए, तो टोटल एसेट में से अगर आप एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर दो, एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब है कि आपने कोई बाहर से लोन ले लिया है, या आपने किसी से फ्रेंड से लोन ले लिया, तो वो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। अगर उसे आप हटा दिया जाए, टोटल एसेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटी आपने अगर हटा दी, तो आपकी कैपिटल बचेगी। ये आपका फॉर्मूला आता है निकल के कैपिटल का। तो होप्स सो आप लोग ये समझ गए होंगे कैपिटल का। नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है एसेट। एसेट क्या है? एन एसेट इज एनी रिसोर्स ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ बिजनेस। अब ये ओन्ड और कंट्रोल्ड किस लिए है? ये ओन्ड और कंट्रोल्ड फॉर ऑब्टेनिंग द इकोनॉमिक वैल्यू फॉर द बिजनेस। मतलब कि अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है, तो वो पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए तो कर रहा है, फॉर ऑब्टेनिंग इकोनॉमिक वैल्यू। अब एसेट को हम दो कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं। तो एसेट जो होता है, एक होता है हमारा करंट एसेट और एक होता है नॉन करंट एसेट। तो शुरू करते हैं करंट एसेट से। करंट एसेट्स आर द एसेट्स हेल्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर शॉर्ट टर्म पर्पसेस। मतलब ये वो करंट एसेट वो होता है जो बिजनेस में शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। शॉर्ट पीरियड मतलब विद इन 12 मंथ, नॉट मोर देन 12 मंथ। अकाउंटिंग में जो शॉर्ट टर्म बोला जाता है, वो अप टू 12 मंथ बोला जाता है।
तो करंट एसेट वो होता है जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है। मतलब डेटर्स हो गए, वो भी आप किसी को सेल करोगे तो उसकी वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू चेंज हो जाएगी, या स्टॉक हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, ये आपके सारे करंट एसेट्स में आते हैं। तो करंट एसेट्स आर द एसेट्स हेल्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर अ शॉर्ट टर्म पर्पसेस। तो आप ये समझ गए होंगे। फ्रेंड्स देखो, ये जो वीडियो है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि बड़ी वीडियो को लोग ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आप इसे बड़ा समझ के ऐसा मत समझना कि हाँ ये बड़ी वीडियो है, अच्छी नहीं होगी। प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स आर हेल्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पसेस सच एज बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो एसेट को जो कैटेगराइज किया है नॉन करंट एसेट्स में, तो नॉन करंट एसेट्स वो होता है जो बिजनेस एंटरप्राइज सेल करने के लिए नहीं रखती है। सेल, नॉट फॉर सेल होता है। करंट एसेट्स को सेल सेल पर्पस के लिए, स्टॉक है सेल पर्पस के लिए परचेज करते हैं। नॉन करंट एसेट्स वो होता है जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग को डे टू डे सेल परचेज के लिए नहीं रखा है, तो वो नॉन करंट है। मशीनरी है, फर्नीचर है, ये जो उसके फिक्स एसेट्स हैं, ये नॉन करंट एसेट्स में आते हैं हमारे। लॉन्ग टर्म का, नॉन करंट एसेट्स का जो पीरियड होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। अब लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है? जैसे शॉर्ट टर्म में अप टू 12 मंथ था, इसमें 1 साल से ज़्यादा वाले को हम लॉन्ग टर्म का पीरियड बोलते हैं। नॉन करंट एसेट में एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज एक कार है, वो आपके लिए तो फिक्स एसेट्स होगी, मतलब नॉन करंट एसेट में आएगी। बट जबकि एक अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई ऐसी कंपनी है जो कार का ही बिजनेस करती है, तो वो कार जो है उसके लिए फिक्स एसेट्स नहीं होगी, वो उसके लिए स्टॉक माना जाएगा, मतलब वो उसका करंट एसेट होगा। तो एक कार आपके लिए फिक्स एसेट्स हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी फिक्स एसेट्स हो, जबकि वो उसमें ट्रेडिंग करता है तो वो उसका स्टॉक माना जाएगा। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें नॉन करंट एसेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा टेंजिबल एसेट और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट। अब अगर हम बात करें टेंजिबल एसेट की, तो टेंजिबल एसेट्स वो होता है जो हमें दिखता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। मतलब जैसे कि लैंड हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, कार हो गई, फर्नीचर हो गया, ये सब कुछ दिखता है। तो मतलब ये टेंजिबल है, हम इसे देख सकते हैं, इसे छू सकते हैं। तो ये हमारे टेंजिबल एसेट्स में आता है। अब नॉन करंट एसेट का दूसरा पार्ट होता है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स कैन नॉट बी सीन और टच्ड। मतलब हम उसे छू नहीं सकते, उसे देख नहीं सकते, बट उसकी प्रेजेंस होती है। वो एक्चुअली में होता है, बट हम उसे देख नहीं सकते, उसे टच नहीं कर सकते। मतलब डू नॉट हैविंग एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस बट प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन अ बिजनेस। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आता है? एक तो हमारा आता है गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब हमारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं। जो हमारी गुडविल है, जो हमने बिजनेस करते करते अपनी गुडविल मार्केट में बनाई है, वो हमारी इनटेंजिबल एसेट्स है। कोई ब्रांड है, जैसे रिलायंस एक ब्रांड है, आप जानते हैं रिलायंस को, कोका कोला है, पेप्सी है, ये सब ये सब ब्रांड है, उनकी टेंजिबल एसेट्स हैं। तो टेंजिबल एसेट्स भी बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं ये वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये छोटी से छोटी रहे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो स्टूडेंट्स देखना पसंद नहीं करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो चलिए, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा आता है वो है लाइबिलिटी। नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग टर्म जो है वो है लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी क्या है, देखिए। Liability means debt or obligation that business enterprises has to pay are known as liability। मतलब कोई ऑब्लिगेशन है, कंपनी किसी की देनदार है, वो उसकी लाइबिलिटी हो गई। सपोज अगर कंपनी ने उधार पे गुड्स खरीदा है, परचेज किया है, तो पैसे देना बाकी हैं, तो वो उसकी लाइबिलिटी है। कंपनी ने कोई बैंक से लोन ले रखा है, आप बिजनेस करते हैं, आपने बैंक से लोन ले रखा है, तो मतलब आप बैंक के देनदार हो गए, तो ये आपकी लाइबिलिटी हो गई। आपने बिजनेस करते हैं, आपने किसी से गुड्स परचेज कर लिया, उससे कहा मैं आपको 2 महीने बाद दूंगा, तो आपकी लाइबिलिटी है, आप लाइबल टू पे हैं, चाहे 1 महीने बाद हैं, 2 महीने बाद हैं, तो आपकी लाइबिलिटी है।
अब लाइबिलिटी को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी करंट लाइबिलिटी और दूसरी होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। तो सबसे पहले हम करंट लाइबिलिटी की बात करते हैं। लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर जो सेटल होने वाली लाइबिलिटीज होती हैं उसे हम करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म लोन हो गया, आपने लोन लिया था शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब मैंने आपको बता दिया था विद इन अ 12 मंथ, वो शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा वाला। तो शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है आपने, या ट्रेड पेबल है, मतलब आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा है किसी से, आपको पे करना है, या इसमें और है इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपको, या सैलरी देनी है किसी की, ये सारी करंट लाइबिलिटीज हो गई आपकी। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज इसका सेम वो रिवर्स कर लीजिए आप, मतलब पेबल यूजुअली आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद जो आपको पेबल करने रहते हैं। जैसे आपने बैंक से लोन लिया, लोन का टर्म है 5 साल, 5 साल के बाद आपको देना है, 3 साल के बाद देना है, 1 साल के बाद, तो आपके सारे लॉन्ग टर्म लोन है। इशू ऑफ डिवेंचर कंपनी के केस में होता है। तो ये आपके करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज के डिफरेंस मैंने आपको बताए। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की। तो चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो है ट्रेड पेबल। ट्रेड ट्रेड पेबल रेफर टू अमाउंट ड्यू बाय अ बिजनेसेस टू परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस कंज्यूम्ड इन अ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दीज कंसिडर्ड एज अ करंट लाइबिलिटीज। मतलब मैंने जैसे अभी आपको करंट लाइबिलिटीज का एग्जांपल दिया था ट्रेड पेबल का। अब ट्रेड पेबल क्या होता है? ट्रेड पेबल मतलब कि आपने अगर बिजनेस के लिए कोई भी गुड्स परचेज किया, तो आपने उधार पे परचेज किया और उस गुड्स को या सर्विस को आपने बिजनेस में कंज्यूम कर लिया है, बिजनेस में इस्तेमाल कर लिया है। मतलब आपने कोई, सपोज आपने एक, आप रेडियो बनाते हैं, आपने रेडियो के लिए एक चिप परचेज की। अब चिप आपने कंज्यूम कर ली, रेडियो बना लिया, तो आपको, आपका क्रेडिटर है, आपको पे करना है। क्रेडिटर ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स आते हैं, आपको पे करना है, तो आपके ये करंट लाइबिलिटीज हो गई। अब दूसरा है इसी में ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब आपने गुड्स किसी को सेल करा, अब आपने किसी को रेडियो सेल कर दिया, सेल किया तो उधार पे किया। उधार पे किया मतलब उसे आपको, वो आपको पार्टी पे करेगी, तो आप इसके लेनदार हैं। तो दिस रेफर टू अमाउंट ड्यू टू द बिजनेसेस टू सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज परफॉर्म्ड इन अ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब कि आपने गुड्स बेचा है, सर्विस बेची है, आपको उसका पैसा आना बाकी है, तो ये हो गया आपका ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये आपके नॉर्मली शॉर्ट टर्म्स होते हैं, दीज आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल नॉर्मली 12 मंथ्स की होती है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आता है हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी बोलते हैं। अब ये स्टॉक या इन्वेंट्री है क्या? दिस रेफर टू गुड्स और मटेरियल डेट अ बिजनेस होल्ड फॉर अल्टीमेट गोल ऑफ रीसेल, प्रोडक्शन या यूटिलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है? मतलब है, अगर कोई भी मटेरियल या गुड्स आपने परचेज किया है, या तो उसे आगे बेचने के लिए, या अपने आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल करने के लिए आपने कोई मटेरियल खरीदा है। अगर आपने सपोज एक कार खरीदी है, आपने मशीनरी खरीदी है, तो वो आपने, आप उसे आगे बेचना नहीं चाहते, आप उसे अपने बिजनेस में इस्तेमाल करके उससे कुछ बनाना चाहते हैं, तो वो आपकी इन्वेंट्री या स्टॉक नहीं है। इन्वेंट्री स्टॉक में वही आएगा जिसे आपको, आपने खरीदा और आगे बेचना है, या जो आपने खरीदा वो आपको इस्तेमाल करके कुछ बना के आगे बेचेंगे। सपोज आप एक रेडियो कंपनी है, आप रेडियो बनाते हैं, तो रेडियो के लिए, रेडियो बनाने के लिए आपको बहुत सारे मटेरियल चाहिए होंगे। स्पीकर चाहिए होगा, बॉक्स चाहिए होगा, आईसी चाहिए होगी, बैटरी चाहिए होगी। तो इन सब चीज़ों को आपने खरीदा, आपने इससे एक रेडियो बनाया, आगे बेच दिया, तो आपका ये मटेरियल है, रॉ मटेरियल है। या आपने एज इट इज़ रेडियो खरीदे और आगे बेच दिए, तो आपका ये इन्वेंट्री है, स्टॉक है। होप सो आप ये समझ गए होंगे इन्वेंट्री और स्टॉक का कॉन्सेप्ट। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो के लिए। और एक और पार्ट आएगा जिसमें आपको P&L आइटम के बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, आपको उसमें आप देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसे बैलेंस शीट पार्ट और P&L पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो ओके बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, ख्याल रखना अपना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।